ये फिगर आपको मिल गया एनसीईआरटी में। अच्छा, इसमें आप ध्यान से देखें तो दो तरह के पॉइंट्स दिख रहे हैं, एक तो रेड कलर के और दूसरा ब्लू कलर के। रेड कलर से जो बना हुआ है ना बीच में, वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। ये जो 11th में आपने सिलिकेट के स्ट्रक्चर्स बनाए थे वही हैं। सिलिकॉन और ऑक्सीजन दो तरह के एलिमेंट हैं, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। और ये उनका टॉप व्यू बना हुआ है, टॉप व्यू। 3 डायमेंशनल सिलिकेट के टॉप व्यू है ये। 3 डायमेंशनल सिलिकेट के टॉप व्यू है ये। तो दूसरे फिगर में आप देखें, एक फिगर में तो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होगा, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होगी, हर एक जगह रिंग की साइज बिल्कुल सेम होगी। और जिसमें ऑर्डर्ड अरेंजमेंट हो थ्रू आउट द सॉलिड, उसका नाम क्या होता है? वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड। और एक फिगर में देखो जहां पे अरेंजमेंट इरेगुलर होगी, कहीं पे बड़ी रिंग, कहीं पे छोटी रिंग, कहीं पे ये ओपन भी दिख रहा है, नजर आ रहा है आपको? तो ये है एमॉर्फस सॉलिड। तो दो तरह के एटम्स हैं, एक ब्लू कलर से दिख रहा होगा, एक रेड कलर से दिख रहा है। रेड कलर से जो नजर आ रहा है वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। और ब्लू कलर से जो नजर आ रहा है आपको वो सिलिकॉन है, SI। और ये टॉप व्यू बना हुआ है। तो जो इरेगुलर पैकिंग है, इरेगुलर अरेंजमेंट है, वो तो है ग्लास की अरेंजमेंट, ग्लास की। और जो रेगुलर अरेंजमेंट है वो है क्वार्ट्ज। फिगर में नीचे लिखा होगा। एटम्स दोनों में बिल्कुल लाइक होते हैं, दोनों में केवल दो तरह के एटम्स हैं, एक सिलिकॉन और एक ऑक्सीजन। आ गया समझ में सबको? चलो ठीक है। तो अब मैं आपको अनम्यूट होने की फैसिलिटी दे रहा हूं। आप अनम्यूट करके जो मैं क्वेश्चंस पूछूंगा उनके आंसर्स करने हैं, और इसके बाद अपने आप को आप म्यूट कर लेना। जो मैं क्वेश्चंस पूछूं उनके आंसर्स आपको देने हैं। तो आप बताएं मुझे कि सॉलिड स्टेट आपको कब मिलेगी? interaction energy more than इंटरेक्शन एनर्जी मोर देन thermal energy. इंटरेक्शन एनर्जी मोर देन थर्मल एनर्जी। बाकी बच्चे चुप हैं, कोई बोलेगा नहीं तो कैसे चलेगा? पता ही नहीं कि वो पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। यही दिक्कत आती है ऑनलाइन क्लास में कि कोई कुछ बोलता नहीं। देखो, इस साइंस में जरूरी है कि पिछली क्लास का आपको आता हो, तभी आज आप कंफर्टेबल रहेंगे। तो सॉलिड स्टेट आपको तब मिलेगी जब इंटरेक्शन एनर्जी थर्मल एनर्जी से बहुत ज्यादा हो, मच ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी, तब आपको सॉलिड मिलेगा। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड फेज? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन स्टेट एंड चेंज इन फेज? बोलो, जल्दी जल्दी करो। Change in state doesn't is any bigger than change in change in phase. property. तो मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, बताओ ट्रू या फॉल्स। ऑल चेंज इन स्टेट्स आर चेंज इन फेजेस। ट्रू और फॉल्स? False. False. ऑल चेंज इन स्टेट्स आर चेंज इन फेजेस इज फॉल्स स्टेटमेंट।
ओके, आप बताओ मुझे मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स किस में चेंज होगी? Amorphous. एमॉर्फस में या क्रिस्टलाइन में? Amorphous. एमॉर्फस में चेंज होगी, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आप बताओ, ग्लास विंडो कहीं कहीं पे मिल्की अपीयर होती है, क्यों? Translational connect. ओल्ड ग्लास विंडो appears milky in some regions, why? More particles at that point. बिल्कुल गलत, amorphous solid है सर वो। बिल्कुल गलत। ग्लास विंडो कहीं कहीं पे मिल्की होती है बिकॉज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ग्लास। ग्लास के पार्टिकल्स मूव करते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस देयर इज क्रिस्टलाइजेशन इन सम रीजन्स, और जिन रीजन में ग्लास के क्रिस्टलाइजेशन होगा वो रीजन किस तरह के अपीयर होंगे? मिल्की। लिखा था लास्ट क्लास में कि नहीं? एमॉर्फस, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन के डिफरेंस में ये लिखा था कि नहीं? कैसे पता लगेगा कि ये क्रिस्टलाइन हो गया? फिजिकल अपीयरेंस क्या होगा? 2 पॉइंट मैंने आपको बताए थे कि ग्लास पार्टिकल मूव करते हैं इसके सपोर्ट में। एक तो था कि लोअर पार्ट थिक होना, ग्लास विंडो का लोअर पार्ट थिक होना एज कंपेयर टू अपर, और दूसरा बताया था कि ग्लास विंडो का कहीं कहीं पार्ट मिल्की बन जाता है। वो भी पार्टिकल मूव करते रहते हैं और थोड़े टाइम के लिए वहां पे क्रिस्टलाइजेशन होता है, इसलिए वो मिल्की दिखने लगता है। तो आपने रीजन लिखा नहीं मुझे लगता। पेन पेपर यूज करके रीजन लिखिए, मात्र मुझे सुनिए मत, नोट्स बनाओ प्रॉपर। तो मिल्की होने का रीजन क्या है एक सेंटेंस में? ग्लास विंडो के सर्टेन रीजन का मिल्की होना क्या रीजन है? Crystalline arrangement at that region. क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट इन दैट रीजन, ये है करेक्ट रीजन। नेक्स्ट बताओ आप, कौन सा एलिमेंट फोटोवोल्टेइक सेल में यूज होता है? फोटोवोल्टेइक सेल में अरे एमॉर्फस सिलिकॉन लिखा नहीं लास्ट क्लास में? मेरी साउंड आ रही है सबको? मेरी साउंड आ रही है, यस और नो? यस सर। तो जब मैं पूछ रहा हूं कि किस एलिमेंट को फोटोवोल्टेइक सेल में यूज करते हैं, तो ढूंढ ढूंढ के आंसर नहीं करना है, कोई फायदा नहीं, फिर थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनना है आपको। एमॉर्फस सिलिकॉन को देखो, एक चीज ध्यान रखो, अगर आप रियली आईआईटी में जाना चाहते हो या एम्स में जाना चाहते हो तो आपको क्लास के साथ साथ तैयारी करनी पड़ेगी। आप इस चीज का इंतजार नहीं कर सकते कि चैप्टर खत्म हो जाए, फिर सिलेबस खत्म हो जाए, फिर तैयारी शुरू करेंगे, फिर तो आप ऑल इंडिया लेवल पे बहुत पीछे पहुंच गए। आपको क्लास के साथ साथ लेक्चर के साथ साथ प्रिपेयर करते चले जाना है। जैसे ही सिलेबस खत्म हो 12th का, आपकी तैयारी खत्म हो जाए, फिर आपको पूरा 11th उठाना है, दोबारा से पूरा रिवाइज करना है, तब आप फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो। और ऐसा तभी होगा जब आप 12th का सिलेबस साथ साथ तैयार करते जाओगे। अगर आपने इंतजार किया कि एक बार सिलेबस निपट जाए फिर हम उसको तैयार करेंगे, तब तो आप रेस से बाहर हो।
तो मैंने जो पिछली क्लास में पढ़ाया मैं वही पूछ रहा हूं, कोई ज्यादा नहीं है। तो एमोर्फस सिलिकॉन को हम यूज करते हैं किस फॉर्म में? फोटोवोल्टिक। फोटोवोल्टेइक सेल के फॉर्म में। बताओ मुझे, अगर किसी पार्टिकल सिस्टम की फास्टेस्ट कूलिंग करें तो कौन सा सॉलिड आपको मिलेगा? अमोर्फस। एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड कब मिलेगा? इनफाइनाइट स्लो पार्टिकल। जब आप इनफाइनाइटली स्लो कूलिंग करेंगे, इनफाइनाइटली स्लो एक्यूमुलेशन होगा, तब आपको क्या मिलेगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बताओ, क्या नेचर में रियली क्रिस्टलाइन सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं? क्या नेचर में क्रिस्टलाइन सॉलिड आपको मिलेगा? नो सर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं मिलता, क्योंकि इनफाइनाइटली स्लो कूलिंग का मतलब है कि प्रोसेस होने में इनफाइनाइट टाइम चाहिए, और कोई प्रोसेस होने में इनफाइनाइट टाइम लगे इसका मतलब वो प्रोसेस ही नहीं हुआ, कभी कंप्लीट ही नहीं होगा वो। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड आइडियल सॉलिड हैं, आइडियल सॉलिड, रिमेंबर। बट हम उसको स्टडी करते हैं मान के कि सारे सॉलिड आइडियल हैं तो ऐसा होगा, नहीं है तो ऐसा होगा। अदरवाइज सारे सॉलिड डिफेक्टेड है, किसी में छोटा डिफेक्ट है, किसी में बड़ा डिफेक्ट है, बट ऑल आर डिफेक्टेड। नेचर में आइडियल सॉलिड एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है। अब बताओ, अगर हम कट करें, उसे कहते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी। अगर सॉलिड को कट करें तो किस केस में स्मूथ सरफेस होगा, किस केस में इरेगुलर सरफेस आएगा? स्मूथ इन क्रिस्टलाइन। तो एमोर्फस में कैसा सरफेस आएगा? रफ। रफ सरफेस। रफ सरफेस। और क्रिस्टलाइन में स्मूथ स्मूथ। सरफेस। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, वो है एनआइसोट्रोपी। एनआइसोट्रोपी कौन से सॉलिड शो करेंगे? क्रिस्टलाइन। एनआइसोट्रोपिक क्रिस्टलाइन सॉलिड शो करेंगे। एनआइसोट्रोपी। किसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है? क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन। शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड का होगा। एमोर्फस सॉलिड का रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब आप जानते हैं? ऑल पार्टिकल्स मेल्ट एट सेम टाइम। हाँ। अब बताओ मुझे जरा, रबर, मैं एक एग्जांपल पूछ दे रहा हूं आपको। रबर, रबर आप किस में रखोगे, क्रिस्टलाइन में या एमोर्फस में? अमोर्फस सर। एक तो आप लोग अपना वीडियो ऑन करके रखें। रबर, एनसीईआरटी बुक आपके पास है। देखो, एक इंटेक्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें मॉलिक्यूल की लिस्ट है। मिल गई इंटेक्स्ट प्रॉब्लम? Yes, sir. उसमें एक पूरी लिस्ट है, पार्ट मॉलिक्यूल्स के नाम लिखे हुए हैं, सब्सटेंसेस के नाम लिखे हुए हैं, और आपको बताना है कौन एमोर्फस है, कौन क्रिस्टलाइन है। प्रॉब्लम मिल गई सबको? Yes, sir.
तो जो रबर होती है वो है एमोर्फस सॉलिड। रबर कैसी होती है? एमोर्फस सॉलिड। प्लास्टिक कैसा होता है? एमोर्फस सॉलिड। अब उन एग्जाम्पल्स में देखो, रबर कौन, प्लास्टिक कौन। तो जो रबर होते हैं ना, ध्यान देना, रबर होते हैं एल्कीन और एल्काइंस के पॉलीमर। रबर है एल्कीन और एल्काइंस के पॉलीमर्स। प्लास्टिक है एल्कीन और एल्काइंस के पॉलीमर्स। अब उन एग्जाम्पल्स में देखो, कोई एल्कीन लिखा हुआ है, इथीन या आयन, इन और आयन एंडिंग में हो किसी की, दिख रहा है आपको? मेरे पास बुक नहीं है यहाँ पे अभी, आप एग्जाम्पल्स पढ़ो क्या क्या लिखे हुए हैं। पॉलीयूरीथेन, नेपैथलीन, बेंजोइक एसिड, टेफ्लॉन, पोटेशियम नाइट्रेट, सिलोफेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, फाइबर ग्लास एंड कॉपर। हाँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। जैसे एक एग्जाम्पल है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन पॉलीमर होता है CF2 डबल बॉन्ड CF2 का, लिख लो। टेफ्लॉन किसका पॉलीमर है? CF2 डबल बॉन्ड CF2। ये 11th में जब ऑर्गेनिक पढ़ा रहा था एल्कीन में मैंने बताया होगा आपको। टेफ्लॉन पॉलीमर है CF2 डबल बॉन्ड CF2 का। ठीक है, CF2 डबल बॉन्ड CF2 मतलब एल्कीन। तो एल्कीन का पॉलीमर कैसा होता है? amorphous, एमोर्फस। तो एक एग्जाम्पल हो गया एमोर्फस का टेफ्लॉन। आ गया समझ में कैसे सोचना है? मेरी साउंड आ रही है सबको? यस सर। तो आपको Yes, sir. इस तरह से सोचना है जो मैंने अभी अभी बताया। एमोर्फस सॉलिड कैसे पता लगेंगे, तो एक बार अपने आप सोचना। अगली क्लास में एक एक एग्जाम्पल के बारे में मैं बताऊंगा। वैसे आप कोशिश करना इनको ढूंढना। कहाँ ढूंढेंगे आप इनको? 12th की जो NCERT है पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पॉलीमर चैप्टर देखना। पॉलीमर चैप्टर में ये सारे नेम आपको मिलेंगे, काफी इनमें से मिल जाएंगे। अपने आप ढूंढना, तो इससे याद हो जाता है। फिर भी ना हो पाए तो मैं बताऊंगा आपको, कल आप पूछ लेना मुझसे, ठीक है? तो आपको इनको डिवाइड करना है। आपको इनको डिवाइड करना है, कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड है और कौन एमोर्फस सॉलिड है। चलो ठीक है। तो अगर आपका पिछला तैयार है तो आगे बढ़ने में आपको कंफर्टेबल होगा, कंफर्ट रहेगा सारा। मेरा सिंपली एक ही तरीका है, मुझे बाद में चीजें कवर करना, घबराहट में कवर करना, जल्दी जल्दी कवर करना बिल्कुल पसंद नहीं। जब हमें पता ही है कि तैयारी करनी है, ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन देना है, सॉलिड स्टेट चैप्टर कवर करना है, तैयार करना है, जब हमें ये मालूम ही है तो कल का इंतजार क्यों करें? आज ही ना कर लें उसको। मेरी सोच तो ये है कि जो काम हमें करना है ये पता है, तो आज ही कर लो उसको, कल पे क्यों टालना? और जब आप ऐसा करोगे तो आपको मेंटल पीस होगा, ज्यादा याद रहेगा, पैनिक नहीं होंगे आप। तो जब आपको मालूम है कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये चैप्टर करना है, तो चैप्टर खत्म होने का क्यों इंतजार करना? एक एक क्लास में पढ़ाता जा रहा हूं, उसको तैयार करते जाओ। और वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जितना मैंने आपको पढ़ा दिया आप वो तैयार कर लें। आप किसी भी बुक के मुझसे डाउट नहीं पूछेंगे। चलो आगे करते हैं, लिखो नेक्स्ट। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड।
टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 टाइप्स के हैं। कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, और दूसरा नाम है नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड। इसमें आपको 2 सॉलिड पढ़ने हैं जो आप 11th में भी पढ़ चुके हैं। ग्रेफाइट, डायमंड, बोरॉन नाइट्राइड। बोरॉन नाइट्राइड को कहते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। सिलिकॉन कार्बाइड, ये सब नेटवर्क सॉलिड हैं। इनमें कोवेलेंट बॉन्ड का नेटवर्क होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का नेटवर्क होता है। अभी डायमंड ग्रेफाइट के बारे में दोबारा करेंगे। दूसरा है मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड आप जानते ही हैं, पूरा का पूरा एस ब्लॉक। मेटेलिक सॉलिड्स में पूरा एस ब्लॉक, पूरा डी ब्लॉक, पूरा एफ ब्लॉक, और लोअर एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक। लोअर एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक, ये सारे के सारे मेटेलिक सॉलिड हैं। कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, तो फर्स्ट ग्रुप ले लो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऑल आर मेटल्स, मेटेलिक सॉलिड। तो कोवेलेंट बॉन्ड में तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नेटवर्क है कोवेलेंट बॉन्ड का। कोवेलेंट बॉन्ड इटसेल्फ इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मेटेलिक बॉन्ड में, मेटेलिक सॉलिड में मेटेलिक बॉन्ड होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मेटेलिक बॉन्ड है। मेटेलिक बॉन्ड का मतलब क्या है? बॉन्ड मीन्स अट्रैक्शन। तो मेटेलिक बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? तो मेटेलिक बॉन्ड है कर्नल और मोबाइल इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन, ये कहलाता है कर्नल। तो कर्नल होते हैं मेटेलिक सॉलिड में, और मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी होते हैं मेटेलिक सॉलिड में। इन दोनों में जो अट्रैक्शन है दैट इज नोन एज मेटेलिक बॉन्ड। थर्ड, आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स आप जानते ही हैं, एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट कंबाइन करके बनाते हैं। एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट रिएक्ट करके बनाते हैं, या ये कहें मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करके आयनिक सॉलिड बनाते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल, जो पॉपुलर है वो है NaCl। सारे मेटल ऑक्साइड ले लो, K2O ले लो, CaO ले लो, कोई भी। तो एक मेटल और दूसरे नॉन मेटल के बीच रिएक्शन से जो सॉलिड बनेंगे वो आयनिक सॉलिड्स हैं। आयनिक सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा? तो एक कैटायन है और एक एनायन है। दो अनलाइक चार्ज में कौन सा अट्रैक्शन लगता है? कूलाम्बिक अट्रैक्शन। दो अनलाइक चार्जेज में कूलाम्बिक अट्रैक्शन लगता है। तो तीसरा टाइप हो गया आयनिक सॉलिड। और फोर्थ टाइप है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड फर्दर 3 टाइप्स के। एक तो H बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, H बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड।
दूसरा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और तीसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताइए आपके पास है से सल्फर डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में या कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, आपको मालूम है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का स्पेशल नाम होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं ड्राई आइस। विशाल ने बिल्कुल ठीक बताया, ड्राई आइस। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है। SO2 मॉलिक्यूल की पैकिंग से ये बनेंगे। बताओ ये कौन से सॉलिड होंगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर 3 टाइप हैं, पोलर, नॉन पोलर और H बॉन्डेड। SO2 कैसा मॉलिक्यूल है, पहले तो ये बताओ। SO2 कैसा मॉलिक्यूल है? SO2 पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल। कैसे पहचानते हैं किसी पोलर मॉलिक्यूल को? किसी पोलर मॉलिक्यूल की पहचान क्या है? पोलर मॉलिक्यूल की पहचान ये है कि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और निगेटिव चार्ज का सेंटर सेम नहीं होगा। पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास एंड निगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास सेम नहीं होगा, तो वो डाइपोल हो गया, पोलर मॉलिक्यूल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लें, कार्बन डाइऑक्साइड आपने लिया। कार्बन डाइऑक्साइड में नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास एंड पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेम बनेंगे कि नहीं? तो सल्फर डाइऑक्साइड तो हो गया पोलर मॉलिक्यूल और ये हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास अगर सेम पॉइंट बन जाए तो वो नॉन पोलर। बिल्कुल सिंपल है, समझ में आ गया सबको? तो आप अब बेसिक नॉलेज यूज करो 11th लेवल की और बताओ मुझे कि दो CO2 मॉलिक्यूल में कौन सा अट्रैक्शन लगेगा? दो CO2 मॉलिक्यूल में कौन सा अट्रैक्शन लगेगा? अट्रैक्शन का नाम बताओ। अच्छा विशाल, मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ रहते हो? आप कहोगे इंडिया में। क्या ये आपका सही आंसर होगा या मिसलीडिंग आंसर होगा? तो मैंने पूछा कि दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कौन सा अट्रैक्शन लगता है, आपने कहा वांडरवाल। वांडरवाल के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, 3 तरह के फोर्सेस होते हैं।
स्पेसिफिक बात करो बेटा। दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा? तो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में लगता है इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंड्यूस्ड डाइपोल, या इसी को कहते हैं डिस्पर्जन फोर्स, या तीसरा नाम है इसका लंदन फोर्स। तो सॉलिड CO2 में ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ऐसे ही आने। सॉलिड CO2 में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा? डिस्पर्जन फोर्स। बट सॉलिड SO2 में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा? सॉलिड SO2 में तो वो है डाइपोल अट्रैक्शन। डाइपोल अट्रैक्शन। डाइपोल अट्रैक्शन। तो आप बता देंगे कौन पोलर, कौन नॉन पोलर और कौन हाइड्रोजन बॉन्डेड? बताओ H2O सॉलिड क्या है? आइस। पोलर, नॉन पोलर और H बॉन्डेड? H bonded, sir. तो आइस इज H बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। H बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे, आपको उनको क्लासिफाई करना होगा। अच्छा, एक और प्रॉब्लम लिखो। बताओ मुझे आर्गन सॉलिड इनमें से कौन से टाइप में आएगा? ऑप्शंस हैं मेटेलिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड। आर्गन सॉलिड इनमें से किस में आएगा? किस टाइप का सॉलिड है? बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आने। तो आंसर है आयनिक सॉलिड है मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये प्रॉब्लम क्यों पूछी जाती है बार बार? बहुत सारे बच्चे इसको देख के कंफ्यूज्ड होते हैं कि ये तो सिंगल एलिमेंट लिखा हुआ है। रियलिटी में जो एलिमेंट है वो एटॉमिक फॉर्म में भी हो सकता है और मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी हो सकता है। और जितनी भी नॉन मेटल्स हैं, ध्यान देना, नॉन मेटल्स एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। बताओ कौन सी नॉन मेटल एटॉमिक फॉर्म में है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है। बोलो। तो आर्गन तो नॉन मेटल है ना, मेटेलिक सॉलिड ऑप्शन में आ ही नहीं सकता। आर्गन तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, आर्गन पी ब्लॉक का एलिमेंट है और 18th ग्रुप का है।
सारे इनर्ट गैसेस नॉन मेटल्स हैं, तो मेटेलिक सॉलिड कैसे हो सकता है? ये समझ में आ गया? मेटेलिक सॉलिड इनकरेक्ट आंसर है। तो ध्यान देना, जो नॉन मेटल्स है, मैं रिपीट कर रहा हूं, नॉन मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। इसलिए आर्गन है तो एटम, बट इसके एटम को ही मॉलिक्यूल की तरह ट्रीट किया जाता है। ये यूसेज की बात है, जनरल यूज की बात है। स्टेबल फॉर्म को मॉलिक्यूल कहते हैं, नॉट एटम। नॉन मेटल की स्टेबल फॉर्म को मॉलिक्यूल कहते हैं, नॉन मेटल की स्टेबल फॉर्म को मॉलिक्यूल कहते हैं। तो आर्गन है तो एटम फॉर्म में, पर ये बॉन्डिंग तो करेगा नहीं, तो इसके एटम को ही क्या नाम देते हैं? मॉलिक्यूल। स्टेबल फॉर्म, ऐसे सोचो, आर्गन इटसेल्फ स्टेबल फॉर्म है, तो वो मॉलिक्यूल हो गया। इसलिए आर्गन सॉलिड या किसी भी इनर्ट गैस को सॉलिड फेज में आप ले लें, वो कौन सा सॉलिड होगा? मॉलिक्यूलर सॉलिड। आ गया समझ में? ओके। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी बताओ कौन सा टाइप? तीन पॉसिबिलिटी, एच बॉन्डेड, पोलर और नॉन पोलर। तो ये है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। बहुत बढ़िया। अब बताओ मुझे जरा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, ये कौन सा सॉलिड है? यही चारों ऑप्शन आपके सामने हो। यही चारों ऑप्शन आपके पास हैं। अमोनियम क्लोराइड कौन सा सॉलिड है? तो अमोनियम क्लोराइड है आयनिक सॉलिड। इसमें अमोनियम आयन है और क्लोराइड आयन है, कूलाम्बिक अट्रैक्शन है। तो अमोनियम क्लोराइड आयनिक सॉलिड है। कैल्शियम कार्बोनेट आयनिक सॉलिड है। सल्फेट हैं जितने भी मेटल के, कैल्शियम सल्फेट आयनिक सॉलिड है। सोडियम सल्फेट आयनिक सॉलिड है। तो सल्फेट ऑफ मेटल्स, कार्बोनेट ऑफ मेटल्स, बाइकार्बोनेट ऑफ मेटल्स, नाइट्रेट ऑफ मेटल्स, ऑल आर आयनिक सॉलिड्स। हैलाइड ऑफ द मेटल्स, हैलाइड जैसे KBr, आयनिक सॉलिड। आ गया समझ में इतना सबको?
तो अगर मैं किसी सॉलिड का नाम आपको दूं तो क्लासिफाई कर लोगे कहाँ पे आना चाहिए? तो एनसीईआरटी में एक इंटेक्स्ट प्रॉब्लम है, उसमें कई सॉलिड लिखे हुए हैं और आप उनको क्लासिफाई करेंगे अपने आप। जो अभी आपने क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड देखा था ना, उसी के नीचे प्रॉब्लम है एक और नेक्स्ट। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब थोड़ी बात करेंगे नेटवर्क सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड की। जल्दी जल्दी लिखो, नेटवर्क सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड। आपको ये दो पढ़ने हैं, एक डायमंड और दूसरा ग्रेफाइट। इनके स्ट्रक्चर्स बना लो आप जल्दी जल्दी, जितने जल्दी हो सके बनाओ। स्केल आपके पास है तो बहुत अच्छा। ऊपर स्पेस छोड़ना, मैं डायमंड का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। 11th में जो बच्चे मेरे पास पढ़ते थे वो कर चुके हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो बनाए। ऐसे स्लेंट लाइन खींचो, ऊपर स्पेस छोड़ देना, बिल्कुल स्लेंट लाइन खींचो जल्दी जल्दी। सेम लेवल पे होनी चाहिए, सेम लेवल पे बिल्कुल। तीन काफी हैं, बना ली। स्केल है तो बहुत अच्छा है। स्लेंट लाइन, ये स्लेंट लाइन कुछ भी नहीं है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है। मैं डायमंड का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। स्लेंट लाइन कार्बन कार्बन बॉन्ड है। फिर क्या करना, एक इस तरह की लाइन खींचना डाउनवर्ड, ध्यान देना, और दूसरी लाइन ठीक इसके पैरेलल अपवर्ड। थोड़ा इससे, इस कार्बन से थोड़ा पहले खत्म हो जाए, कार्बन के ठीक नीचे तक नहीं ले जाना, थोड़े पहले खत्म करना। ये दोनों पैरेलल, ये बिल्कुल पैरेलल दिखेंगे। कर लिया इसको। यहां भी कार्बन प्लेस करना। फास्ट करो। और फिर ये लाइन ऑटोमेटिकली पैरेलल आएंगी, इन कार्बन्स को ज्वाइन कर दो।
ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया ये चेयर जैसा दिखेगा, चेयर लाइक। ये जो बीच का पार्ट है ये पीठ रखने के लिए, ये सिर रखने के लिए, और ये पैर रखने के लिए। इट लुक्स लाइक चेयर ऐसे। अगर आप ध्यान से देखें तो इट लुक्स लाइक चेयर। जल्दी करो, बना लिया इतना? अरे फास्ट करो, इतना हो गया? यस और नो? यस सर। नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट वन। अब ये जो कार्बन है इन पे वर्टिकली अप एक सीसी बॉन्ड और बनाना, बिल्कुल सेम लेवल पे खत्म होने चाहिए, सेम लेवल पे। कर लिया? नेक्स्ट स्टेप देखो। नेक्स्ट ये जो ऑल्टरनेट कार्बन है ना, ये वन फिर एक छोड़ के फिर नेक्स्ट, फिर एक छोड़ के फिर नेक्स्ट, इस पे भी वर्टिकली अप, बट थोड़ा नीचे खत्म करना। ये यहां से बिल्कुल सेम लेवल पे खत्म होना चाहिए। आपको एक बिल्कुल रेगुलर पैटर्न दिखाई पड़ना चाहिए, इसे कहते हैं क्रिस्टलाइन। बना लिया इतना? अगला स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप ध्यान देना। ये जो एक आपने चेयर देखी, चेयर, ये जो तीन कार्बन भी दिख रहे हैं अपवर्ड, इनके ठीक रिंग के सेंटर को बेस बनाओ, रिंग के सेंटर को बेस बनाओ। वर्टिकली अप एक कार्बन प्लेस करो, ऐसे ही इनके सेंटर को बेस बना के बिल्कुल सेम लेवल पे यहाँ कार्बन दिखाओ। ऐसी नेक्स्ट रिंग के सेम लेवल पे यहाँ कार्बन दिखाओ, और ये जो कार्बन आपने दिखाया उसको इन तीनों से बॉन्डेड कर दो। और इस पे वर्टिकली अप एक फ्री वैलेंसी छोड़ दो, ऊपर एक्सटेंड करेगा ये। बिल्कुल सेम इस पे करना, इसको इन तीनों कार्बन से कनेक्ट कर देना, और एक अपवर्ड फ्री वैलेंसी छोड़ना, इसको इन तीनों कार्बन से कनेक्ट करना, अपवर्ड एक फ्री वैलेंसी छोड़ देना। तो कार्बन की अरेंजमेंट का आपको एक रेगुलर पैटर्न दिखाई पड़ रहा है।
इन कार्बन पे भी आप इसके पैरेलल एक फ्री वैलेंसी दिखा सकते हो, यहां भी इनके पैरेलल, ये इसके पैरेलल होगा। तो हर एक टर्मिनल कार्बन पे फ्री वैलेंसीज रहती हैं, टर्मिनल कार्बन पे। इन फ्री वैलेंसीज का स्पेशल नाम होता है, इनको कहते हैं डैंगलिंग बॉन्ड। जो ये फ्री वैलेंसीज हैं इनको कहते हैं डैंगलिंग बॉन्ड। और इन फ्री वैलेंसीज की वजह से, ड्यू टू दीज फ्री वैलेंसीज, these two allotrope, diamond and graphite, are impure। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों इम्प्योर एलोट्रोप्स हैं कार्बन के, इम्प्योर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। रीजन है प्रेजेंस ऑफ डैंगलिंग बॉन्ड। ये डैंगलिंग बॉन्ड इम्प्योरिटीज को अटैच कर लेते हैं। So diamond and graphite both are impure allotropes of carbon। तो ये मैंने आपको डायमंड का स्ट्रक्चर बना दिया। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है, लेयर्ड स्ट्रक्चर 6 मेंबर्ड रिंग। एनसीईआरटी आपके पास है, उसको ओपन कर लें, देख लें, उसमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। ग्रेफाइट का बना लोगे अपने आप? Yes, sir. एनसीईआरटी में देखो 6 मेंबर्ड रिंग्स बनी हुई है। चलो ठीक है। तो अगर आप ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी को देखते जाओ, क्लास के बाद नोटबुक में भी बना लेना, तो मैं सीधे डिफरेंसेस की बात करूंगा। राइट डाउन डिफरेंसेस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। जल्दी जल्दी लिखो, आज डिफरेंसेस कवर करने हैं। डिफरेंसेस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। और अगले पेज पे आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, यहां तो केवल पॉइंट्स लिखेंगे, अगले पेज पे आप कहीं आगे एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। ये डायमंड और सेकंड कॉलम ग्रेफाइट का। जल्दी जल्दी डिफरेंसेस लिखो। नंबर 1, डायमंड में होता है टेट्राहेड्रल नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। टेट्राहेड्रल नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे आपको एक और स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, नजर आ रही है आपको ये स्क्रीन? ओके। तो ये जो दूसरा फिगर बना हुआ है ये तो है डायमंड, और पहला फिगर है ग्रेफाइट। आप इस डायमंड को अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है उसको मैं यहाँ पे लोकेट करूं तो वो ये है, ध्यान दो। इसको देखो आप इधर, एक कोई आप रिंग ले लो, 6 मेंबर्ड रिंग, इसको देख लें। 1 2 3 4 5 6, ये कार्बन है। ये चेयर इस तरह से बनी है, ये पैर रखने के लिए, ये पीठ रखने के लिए, और ये सिर रखने के लिए। इस तरह से चेयर बनी हुई है। विजुलाइज हो रही है आप सबको? अब ध्यान दो, ये इस कार्बन पे एक वर्टिकल अप बॉन्ड, फिर ऑल्टरनेट कार्बन, नेक्स्ट इस पे वर्टिकल अप, और फिर इस कार्बन पे वर्टिकल अप। ये 3 बॉन्ड वर्टिकली अपवर्ड हैं, सीसी बॉन्ड।
और फिर एक फोर्थ कार्बन मैंने लिया, रिंग के सेंटर को बेस बना के, ये कार्बन की बात हो रही है, उसको इन तीनों से कनेक्ट कर दिया और फिर ऊपर फ्री वैलेंसी छोड़ दी थी। तो जो फिगर हमने बनाया उसको आप इससे कंपेयर कर पा रहे हो? ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो अब ध्यान से देखें तो हर एक कार्बन के अबाउट टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, हर एक कार्बन के अबाउट टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। और ये है ग्रेफाइट, आप देख लें 6 मेंबर्ड रिंग है कॉमन कार्बन के साथ, तो इनको कहते हैं फ्यूज्ड 6 मेंबर्ड रिंग। एक लेयर फॉर्म में कार्बन अरेंज्ड है और दो सक्सेसिव लेयर के बीच 340 पिकोमीटर का गैप होता है। 340 पिकोमीटर का एयर गैप होता है दो लेयर के बीच, दो सक्सेसिव लेयर्स के बीच। तो ये तो डायमंड और ग्रेफाइट की बात हुई। अब यहाँ पे पॉइंट वाइज डिफरेंसेस लिखो जल्दी जल्दी। फर्स्ट डायमंड में लिखो, इट हैज टेट्राहेड्रल नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। टेट्राहेड्रल नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ग्रेफाइट में लिखो, layered structure containing fused 6 membered rings. Layered structure containing fused 6 membered rings. Second difference, each carbon is sp3 hybridized. ग्रेफाइट में each carbon sp2 hybridized. Third difference, cc bond length in diamond वही होगी जो एल्केन में सीसी बॉन्ड लेंथ होती है, 154 पिकोमीटर। और ग्रेफाइट में सीसी बॉन्ड लेंथ सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच में होती है, 141.5 पिकोमीटर सीसी बॉन्ड लेंथ। सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों के बीच में होती है बॉन्ड लेंथ। ग्रेफाइट में क्या है, आपके पास 6 मेंबर्ड रिंग है और 6 मेंबर्ड रिंग में हर एक कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल में। हर एक कार्बन के पास p ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से सीसी बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। सीसी बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। लिख लिया इसको। सीसी बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड से कम क्यों हो गई, 154 पिकोमीटर से कम क्यों हो गई?
तो डायमंड में 154 पिकोमीटर, ग्रेफाइट में 141.5 पिकोमीटर। नेक्स्ट डिफरेंस लिखो। ये तो स्ट्रक्चर से डायरेक्ट कनेक्टेड बात थी, बॉन्डिंग से कनेक्टेड बातें थी। ठीक है, अब ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट तो पैरामैग्नेटिक होता है और डायमंड डायामैग्नेटिक होता है। ग्रेफाइट पैरामैग्नेटिक, डायमंड डायामैग्नेटिक। फिफ्थ, इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट डायमंड होता है नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रियलिटी में नॉन कंडक्टर है, बट थोड़ी इज्जत देने के लिए किताबों में लिख देते हैं पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर कहने का मतलब है थोड़ी इज्जत मिल गई, अदरवाइज नॉन कंडक्टर ही होता है। ठीक है ना, जैसे कोई क्लास में फेल हो जाए तो उसकी मार्कशीट पे लिख दो फेल्ड, बेइज्जती हो जाएगी। फेल्ड की जगह लिखो ट्राई अगेन, तो उसको बुरा नहीं लगेगा। तो ट्राई अगेन लिखना पॉजिटिव है, अगेन तो ट्राई करना ही है। फेल्ड की जगह लिखो ट्राई अगेन, तो वो पॉजिटिव सेंस में बात जाएगी दिमाग में। तो नॉन कंडक्टर सीधे बेइज्जती है, ऐसे लिखो पुअर कंडक्टर। तो ठीक है, चलो कंडक्टर तो है, पुअर है। क्यों है ये तो आप समझ गए होंगे। ग्रेफाइट के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, डायमंड के पास तो कुछ भी नहीं है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, जो इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट करता है वो अलोंग द लेयर कंडक्ट करता है, अलोंग द लेयर, नॉट अक्रॉस द लेयर। दो लेयर के बीच एयर गैप होता है 340 पिकोमीटर का, और इस एयर गैप के चलते ये जो 340 पिकोमीटर का एयर गैप है, इसकी वजह से अक्रॉस द लेयर करंट फ्लो नहीं कर पाती। आप जानते हैं एयर नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, नॉन कंडक्टर। तो डायमंड पुअर कंडक्टर और ग्रेफाइट नॉन कंडक्टर, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर। इसी गुड कंडक्टर की वजह से ही हम ग्रेफाइट को यूज करते हैं एज इलेक्ट्रोड, यूज्ड एज इलेक्ट्रोड इन सेल्स, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। इसका यूज करते हैं एज इलेक्ट्रोड क्योंकि ये कंडक्टर होता है। नेक्स्ट सिंपल है, डायमंड की डेंसिटी ज्यादा होती है, हाई डेंसिटी, और ग्रेफाइट की डेंसिटी कम होती है, लो डेंसिटी। ग्रेफाइट की डेंसिटी ज्यादा कम होती है, रीजन आप समझ गए होंगे कि ग्रेफाइट की दो लेयर के बीच तो एयर गैप है, एयर गैप की वजह से कार्बन लेयर्स दूर दूर हो गई, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ग्रेफाइट का कम हो जाएगा, और मास पर यूनिट वॉल्यूम को ही डेंसिटी कहते हैं। तो ग्रेफाइट की डेंसिटी कम होगी। अब इस पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि मान लीजिए डायमंड और ग्रेफाइट में इक्विलिब्रियम है, डायमंड और ग्रेफाइट में इक्विलिब्रियम है, डायमंड भी सॉलिड है, ग्रेफाइट भी सॉलिड है।
अगर प्रेशर इंक्रीज कर दें, प्रेशर इंक्रीज कर दें तो बताइए इक्विलिब्रियम शिफ्ट किस डायरेक्शन में होगा? डायमंड और ग्रेफाइट दो एलोट्रोप्स हैं कार्बन के, और प्रेशर इंक्रीज कर दें तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा? तो जब भी दो सॉलिड के बीच इक्विलिब्रियम हो, गैसेस तो है नहीं, जब भी दो सॉलिड के बीच इक्विलिब्रियम हो तो प्रेशर इंक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टुवार्ड्स मोर डेंस एलोट्रोप्स, टुवार्ड्स मोर डेंस एलोट्रोप। और मोर डेंस एलोट्रोप कौन है डायमंड और ग्रेफाइट में? ज्यादा डेंसिटी किसकी है? अभी अभी आपने लिखा हाई डेंसिटी डायमंड की है। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे सॉरी, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा डायमंड की ओर। तो डायमंड की डेंसिटी हाई होती है एज कंपेयर टू ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में दो लेयर्स के बीच एयर गैप है, इसलिए ग्रेफाइट में दो लेयर्स के बीच एयर गैप है इसलिए। नेक्स्ट डिफरेंस लिखो, डायमंड की या ग्रेफाइट की दोनों में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बता सकते हो किसकी जीरो वैल्यू एज्यूम की गई है? थर्मोडायनेमिक्स को याद करो। तो ग्रेफाइट के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0, डायमंड के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव। और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से हम ये कह सकते हैं सीधा सीधा कि ग्रेफाइट डायमंड थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल, thermodynamically less stable, and graphite is thermodynamically more stable. ये तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के डाटा से हमने डायरेक्ट बोल दिया। ग्रेफाइट है स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कार्बन, इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0। अब जरा एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल पे सोचें कि डायमंड लेस स्टेबल क्यों? तो कॉमन सेंस है, डायमंड में आपको सिंगल बॉन्ड तोड़ना है 154 पिकोमीटर लेंथ का, ग्रेफाइट में आपको डबल बॉन्ड तोड़ना है जिसकी बॉन्ड लेंथ कम है। बताओ किस में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, डायमंड में या ग्रेफाइट में? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड किस में है? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है ग्रेफाइट में, इसलिए ग्रेफाइट थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होता है डायमंड से। ग्रेफाइट थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होता है। ओके, ग्रेफाइट थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होता है। नेक्स्ट डिफरेंस लिखो, नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो ग्रेफाइट की ज्यादा होती है, ओके। थर्मल कंडक्टिविटी डायमंड की ज्यादा होती है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी।
थर्मल कंडक्टिविटी डायमंड की ज्यादा होती है, ग्रेफाइट की लो होती है। क्यों होती है ग्रेफाइट की लो थर्मल कंडक्टिविटी, डायमंड की हाई क्यों होती है? तो आपको मालूम है कि कंडक्शन के 3 तरीके होते हैं, सॉरी हीट ट्रांसफर के 3 तरीके, हीट ट्रांसफर के, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन, रेडिएशन। और कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन में ये होता है कि सॉलिड के एक एंड को आप हीट करते हैं, सॉलिड के एक एंड की आप हीटिंग करते हैं, एक पार्टिकल को आप एनर्जी देते हैं, तो उसमें थर्मल वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं, तो वो पड़ोसी पार्टिकल को हीट ट्रांसफर करता है, उसमें थर्मल वाइब्रेशंस बढ़ते हैं तो वो नेक्स्ट को हीट ट्रांसफर करता है। तो कंडक्शन में हीट ट्रांसफर होती है थ्रू थर्मल वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स। कंडक्शन में पार्टिकल्स की मीन पोजीशन चेंज नहीं होती। कंडक्शन में सॉलिड में थर्मल कंडक्शन होता है थ्रू थर्मल वाइब्रेशंस, पार्टिकल्स की मीन पोजीशन चेंज नहीं होती। ओके, अब आप बताओ, डायमंड में तो सिंगल बॉन्ड है, तो ऐसे सोचो एक स्प्रिंग है। ग्रेफाइट में डबल बॉन्ड करेक्टर है, तो ऐसे सोचो 2 स्प्रिंग है। कौन सा कार्बन थर्मल वाइब्रेशन करके पड़ोसी कार्बन को हीट एनर्जी ट्रांसफर आसानी से कर पाएगा? डायमंड का या ग्रेफाइट का? थर्मल वाइब्रेशंस कंफर्टेबल इजियर किस में होंगे? डायमंड में। तो डायमंड हीट एनर्जी ट्रांसफर करेगा पड़ोसी कार्बन को आसानी से, इसलिए डायमंड गुड कंडक्टर है हीट एनर्जी का। ग्रेफाइट पुअर कंडक्टर है। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस, डायमंड हार्ड सब्सटेंस है, हार्ड, और ग्रेफाइट सॉफ्ट। डायमंड हार्ड क्यों, ग्रेफाइट सॉफ्ट क्यों? तो ये तो अंडरस्टूड है कि डायमंड में कार्बन स्ट्रक्चर, कार्बन स्केलेटन इस तरह का है, डायमंड में कार्बन स्केलेटन इस तरह का है कि आप किसी भी एंगल पे इसको हिट करो या कंप्रेस करने की कोशिश करो, किसी भी एंगल से, किसी भी एंगल से आप इसको कंप्रेस करने की कोशिश करो, उस डायरेक्शन में एक ना एक कोवेलेंट बॉन्ड आपको मिल जाएगा, उस डायरेक्शन में कोई ना कोई कोवेलेंट बॉन्ड आ ही जाएगा। और कोवेलेंट बॉन्ड होता है रिजिड बॉन्ड। इसलिए डायमंड हार्ड होता है। तो कह सकते हैं डायमंड हार्ड है ड्यू टू नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, जायंट नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो किसी भी डायरेक्शन से आप इसको प्रेस करिए, आपको रास्ते में एक रिजिड कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएगा, तो आप उसको कंप्रेस ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये हार्ड होता है। ग्रेफाइट सॉफ्ट क्यों होता है? क्योंकि 2 लेयर के बीच एयर गैप है, इसके चलते आप 2 लेयर्स को पास पास ला सकते हैं आसानी से, तो ग्रेफाइट होता है सॉफ्ट। और इस करेक्टरिस्टिक का हम यूज करते हैं कटिंग टूल्स में,
डायमंड हार्ड है तो हम उसका यूज करते हैं कटिंग टूल्स में, और ग्रेफाइट सॉफ्ट है तो हम उसका यूज करते हैं एज लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट के फॉर्म में यूज करते हैं क्योंकि इसकी दो लेयर एक दूसरे पे स्लाइड करती हैं। और लुब्रिकेंट में तो यही चाहिए, लेयर स्लिप करें। तो डायमंड का यूज करते हैं हम कटिंग टूल्स में, ग्रेफाइट का यूज करते हैं लुब्रिकेंट के फॉर्म में। लिख लिया यहां तक? नेक्स्ट डिफरेंस है, डायमंड ब्राइट होता है, ब्राइट, और ग्रेफाइट होता है डार्क। डायमंड ब्राइट होता है इसलिए इसका यूज करते हैं हम एज जेम स्टोन। डायमंड में ब्राइटनेस क्यों आती है, क्या रीजन है ब्राइट होने का? डायमंड ब्राइट क्यों है? तो ध्यान देना, लाइट, लाइट के बारे में आप जानते हैं कि लाइट जब ट्रेवल करती है तो वेव कैरेक्टर शो करती है, बट लाइट जब इंटरेक्शन करती है मीडियम के साथ तो पार्टिकल नेचर होता है। लाइट में ड्यूअल नेचर होता है। ये रिप्रेजेंटेशन है एक फोटोन का। तो लाइट जब ट्रेवल करती है तो वेव नेचर होता है, और जब इंटरेक्शन करती है तो पार्टिकल नेचर होता है। लाइट अंदर एंटर कर जाती है, सरफेस से रिफ्लेक्शन नहीं होता। लाइट अंदर एंटर कर जाती है, एंटर करके किसी ना किसी कार्बन से भिड़ी जाती है, किसी ना किसी कार्बन से ये फोटोन भिड़ जाता है। यहां से डेविएट होगा फिर किसी से भिड़ जाएगा, वहां से डेविएट होगा फिर किसी से भिड़ जाएगा, वहां से डेविएट होगा फिर किसी से भिड़ जाएगा। ऐसे भिड़ते भिड़ते वो वापस ही लौट आता है। ये क्रॉस कर ही नहीं पाता है इस डायमंड को। इसलिए ये ब्राइट दिखता है। तो रिफ्लेक्शन बाय कार्बन इसे कहते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। ध्यान देना, एक तो होता है सिंपली रिफ्लेक्शन, और वो अगर सिंपली रिफ्लेक्शन आप कहते हो तो वो तो सरफेस से ही लाइट लौट जाती है, ये तो सिंपली रिफ्लेक्शन हो गया। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो गलत आंसर है। आप बोलिए इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये वर्ड सुटेबल है। मतलब लाइट एंटर तो करती है पर डायमंड को क्रॉस नहीं कर पाती, अक्रॉस द डायमंड नहीं चली जाती, वापस ही लौटती है, क्योंकि फोटोन और कार्बन में इंटरेक्शन होता है। कार्बन का नेटवर्क ऐसा है कि ये फोटोन क्रॉस ही नहीं कर पाता। तो करेक्ट आंसर है ड्यू टू मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ फोटोन बाई कार्बन। तो इस वजह से डायमंड ब्राइट होता है। ग्रेफाइट में तो लेयर्ड स्ट्रक्चर है, तो जरूरी नहीं है कि लाइट के रास्ते में आपको कार्बन मिल ही जाए। ये जरूरी नहीं है कि लाइट के रास्ते में कार्बन मिल जाए ग्रेफाइट में।
तो ग्रेफाइट इसलिए डार्क होता है। मान लो लाइट इस तरह से आ रही है इन दो कार्बन के बीच से, तो वो तो बिल्कुल लेयर्ड फॉर्म में है, तो अगली लेयर में भी ऐसी जाएगी। किसी भी लेयर में इसके सामने कार्बन नहीं आने वाला। तो ग्रेफाइट होता है डार्क। आ गया समझ में? तो ये बात हुई अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट।